प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 आरो भाग 2 से बाजार दर्शन एक वैचारिक निबंध है उसका अध्ययन करेंगे। बाजार शब्द फारसी भाषा का है और दर्शन शब्द हिंदी भाषा का है। तो फारसी और हिंदी दोनों भाषाओं के संयोग से बना है बाजार दर्शन। दर्शन का मतलब सिद्धांत होता है, दर्शन का मतलब देखना होता है और दर्शन का मतलब यात्रा भी होता है। तो बाजार की यात्रा या बाजार के सिद्धांत, इस विषय पर जैनेंद्र कुमार जी ने बहुत ही अच्छा निबंध लिखा है, जो आज से 6-7 दशक पहले लिखा गया था और आज भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है। बाजारवाद पर बहुत सूक्ष्म दृष्टि से ये निबंध लिखा गया है। बाजार जब हम जाते हैं तो मन में उथल पुथल सी रहती है। कई बार तो ये होता है कि बाजार से हमें जो चीज़ लेकर के आनी होती है वो तो हम लेकर के ही नहीं आते और वहाँ की तड़क भड़क में हम ऐसे फंस जाते हैं कि कई और ही चीज़ लेकर के आ जाते हैं। और कई बार ये करता है कि मन करता है पूरे बाजार को समेट दें। तो 2 पंक्तियाँ इस प्रकार हैं बाजार पर कि जी नहीं भरता ए बाजार तुझे देखकर, सोचता हूँ ले जाऊँ घर तुझे पूरा समेट कर। दूसरा है बिना सोचे समझे जब भी बाजार जाते हैं, लाना होता है कुछ और कुछ और ही ले आते हैं। तो ये दोनों जो पंक्तियाँ मैंने बोली, एक में तो ये स्थिति है कि मन करता है कई बार कि पूरे बाजार को ही समेट करके घर ले जाएं। कई बार मन होता है लेने तो कुछ और जाते हैं, कुछ और ही लेकर के आ जाते हैं। तो इसी निबंध में जैनेंद्र कुमार जी ने ये बताया है कि बाजार की सार्थकता कब है और बाजार का बाजारूपन कब है। तो इस निबंध को पढ़ने से पहले इस प्रसिद्ध रचनाकार के जीवन के बारे में हम जानते हैं। जैनेंद्र कुमार जी का जन्म 1905 ईस्वी में अलीगढ़ में हुआ था। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का एक शहर है और जैनेंद्र कुमार जी का बचपन का नाम आनंदी लाल था। बचपन में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया था तथा उनके मामा ने इनका पालन पोषण किया था। इनकी आरंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के गुरुकुल में हुई थी। याद रखने की बात है, हस्तिनापुर के गुरुकुल में हुई थी। इन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ग्रहण की थी। अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं इस निबंध की, उनको पहले से अलग रंग से कर दिया गया है। तो उच्च शिक्षा इनकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हुई। 1921-22 में गांधी जी के प्रभाव के कारण से इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और जेल की यात्रा भी उन्होंने की थी। 1984 में इन्हें भारत भारती सम्मान मिला। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इस लेखक को मिला। और इस महान रचनाकार की मृत्यु 1990 में हुई, जो हमारी पुस्तक में लिखा हुआ है। पर इनकी वास्तविक ये तिथि जो अपनी पुस्तक में लिखी गई है ये 1990 लिखा हुआ है, पर इनकी वास्तविक मृत्यु जो तिथि है वो 24 दिसंबर 1988 में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाओं की जहाँ तक बात है, इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, कहानियाँ भी लिखी हैं, निबंध भी लिखे हैं और प्रेमचंद के बाद के कथाकारों में इनका विशिष्ट स्थान है। और मनोवैज्ञानिक कहानियों की शुरुआत, मनोवैज्ञानिक उपन्यास की शुरुआत भी जैनेंद्र कुमार जी ने ही की थी। इनकी प्रसिद्ध उपन्यास हैं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध। ये इनकी प्रसिद्ध उपन्यास हैं। कहानी संग्रह में एक रात, 2 चिड़ियाँ, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, ये इनके कहानी संग्रह हैं। निबंध में प्रसिद्ध निबंध इनके साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम ये हैं। इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में लिखा है कि हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में जैनेंद्र
प्रतिष्ठित हुए, उन्हें अपने उपन्यासों, कहानियों के माध्यम से हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। यानी जैनेंद्र कुमार जी से पहले के कथाकार, कहानीकार, उपन्यासकारों ने मनोवैज्ञानिक आधार पर रचनाएं नहीं की थी। इन्होंने मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया है, शुरुआत की है। जैनेंद्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही। इन्होंने सरल व अनौपचारिक शैली में समाज, राजनीतिक, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। इन्होंने गांधीवादी चिंतन दृष्टि का सरल व सहज उपयोग किया, जगत से जुड़े हुए प्रश्नों के संदर्भ किया। ऐसा उपयोग अन्यत्र दुर्लभ है। इन्होंने गांधी सिद्धांतों जैसे सत्य, अहिंसा, आत्मसमर्पण आदि को अपनी रचनाओं में विशेष स्थान दिया है। भाषा शैली, जैनेंद्र जी की भाषा शैली अत्यंत सरल, सहज व भावानुकूल है, जिनमें तत्सम शब्दों का प्रयोग, उर्दू शब्दावली का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। पाठ का सार इस प्रकार से है। बाजार दर्शन निबंध में गहरी वैचारिक व साहित्यिक के सुलभ लालित्य का संयोग है। यानी साहित्य और विचार, साहित्यिक व गहरी वैचारिक व साहित्य के सुलभ लालित्य का संयोग है। कई दशक पहले लिखा गया यह लेख आज भी उपभोक्तावाद, बाजारवाद को समझाने में बेजोड़ है। जैनेंद्र जी अपने परिचितों, मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत मनुष्य को अपना गुलाम बना लेती है। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है जिसको अलग रंग से कर दिया गया है कि बाजार में वो ताकत होती है, वह जादुई शक्ति होती है कि खरीदार को या व्यक्ति को बाजार अपना गुलाम बना लेता है। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके विपरीत बाजार की चमक दमक में फंसने के बाद हम असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल होकर सदा के लिए बेकार हो जाते हैं। लेखक ने कहीं दार्शनिक अंदाज से तो कहीं किस्सा गोई यानी कहानियों के आधार की तरह अपनी बात समझाने की कोशिश की है। इस क्रम में उन्होंने केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र बताया है। इस निबंध में लेखक ने अपने 3 मित्रों के माध्यम से बाजार दर्शन को समझाने की कोशिश की है। इसमें लेखक के एक मित्र हैं जो अपनी पत्नी के साथ में बाजार में जाते हैं और कुछ सामान लेने के लिए गए थे। जैसे मैंने 2 पंक्तियां बताई कि बिना सोचे समझे जब भी बाजार जाते हैं, लाना होता है कुछ और मगर कुछ और लेके चले आते हैं। तो वो अपनी पत्नी के साथ में जाते हैं और बहुत सारे बंडल हाथ में लेकर के आते हैं। लेखक जब उनसे पूछते हैं कि भाई ये क्या है, तो वो अपनी पत्नी की तरफ इशारा कर देते हैं कि भाई ये मेरे साथ थी, तो जो भी कहा खरीद के ले आए। तो हमारे जेब में जब पैसे होते हैं और हम जब सोच विचार से, प्लानिंग से बाजार नहीं जाते हैं तो ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तुएं खरीद करके ले आते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है। दूसरे मित्र के बारे में लेखक ने कहा है कि लेखक के एक मित्र ऐसे हैं जो बाजार गए थे और बाजार में कई घंटों घूमने के बाद में जब आए तो कुछ भी नहीं लेकर के आए। लेखक ने उनसे पूछा, भाई कहाँ रहे इतनी देर तक? तो कहे बाजार। तो लाए कुछ भी क्यों नहीं लाए? तो बोलते हैं बहुत कुछ सामान था, मन कर रहा था सब कुछ खरीद लूँ, अब मैं क्या छोड़ता और क्या खरीदता। ऐसी स्थिति में कुछ भी खरीद करके नहीं लाया। तो दूसरा मित्र ये है। तीसरा जो बाजार के बारे में गहरी जानकारी रखता है वो एक भगत जी हैं जो चूरन की गोलियां बनाते हैं, उनको बेचते हैं। वो संयमी व्यक्ति हैं, उनका मन पर नियंत्रण है। बाजार के दर्शन को, बाजार के सिद्धांत को अच्छी तरह से वो समझते हैं और वो व्यक्ति जब भी बाजार जाते हैं बाजार के चंगुल में नहीं फंसते हैं।
तो 3 व्यक्तियों के उदाहरण से इस पूरे निबंध को समझाने का प्रयास किया है। तो कहानी की तरह से निबंध है और ये निबंध इतना महत्वपूर्ण है कि हर बार परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में आता ही आता है और हर टेस्ट में आता है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। लेखक अपने मित्र की कहानी बताता है कि एक बार वे बाजार में मामूली चीज़ लेने गए, परंतु वापस बंडल के साथ लौटे, कई बंडलों के साथ में लौटे। लेखक के पूछने पर उन्होंने पत्नी को दोषी बताया। लेखक के अनुसार पुराने समय से पति इस विषय पर पत्नी की ओट लेते हैं कि पत्नियां कहती हैं तो ही खरीदते हैं। इसमें मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी की विशेष भूमिका अदा करता है। पैसा पावर है, परंतु उसे प्रदर्शित करने के लिए बैंक बैलेंस, मकान, कोठी आदि इकट्ठा किया जाता है। पैसे की परचेजिंग पावर के प्रयोग से पावर का रस मिलता है। लोग संयमी भी होते हैं। वह पैसे को जोड़ते रहते हैं तथा पैसे के जुड़ा होने पर स्वयं को गर्विला महसूस करते हैं। मित्र ने बताया कि सारा पैसा खर्च हो गया। मित्र का अधिकतर खरीद परचेजिंग पावर के अनुपात में थी, न कि ज़रूरत के अनुपात में। तो इस पद्यांश में यह बताया गया है कि लेखक के मित्र ने जो चीज़ें खरीदी वो ज़रूरत के हिसाब से कम खरीदी हैं और परचेजिंग पावर के हिसाब से ज़्यादा खरीदे हैं। पैसे जितने जेब में थे उसके हिसाब से ज़्यादा खरीदी हैं। इसके बाद देखिए, लेखक का कहना है कि फालतू चीज़ की खरीद का प्रमुख कारण बाजार का आकर्षण है। हम कई बार बाजार जाते हैं और जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है उन चीज़ों को भी खरीद करके ले आते हैं, तो उनका मुख्य कारण होता है बाजार का आकर्षण। मित्र ने उसे शैतान का जाल बताया है। एक प्रश्न का उत्तर है यहाँ पे कि बाजार को शैतान का जाल क्यों बताया है, तो इसका उत्तर होगा कि बाजार में वह आकर्षण होता है, वह शक्ति होती है कि व्यक्ति को अपने चंगुल में बाजार फंसा लेता है। तो ये शैतान का जाल बताया गया है। ये ऐसा जाल होता है कि बेहया ही इसमें नहीं फंसता। बेहया बेशर्म को कहते हैं। बाजार अपने रूप जाल में सबको उलझाता है। इसके आमंत्रण में आग्रह नहीं, ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। मूक का मतलब शांत। बाजार चुपचाप रहते हुए भी हमें आमंत्रित करता है। ये अच्छा लगता है। हर आदमी को चीज़ की कमी महसूस होती है। चाह और अभाव मनुष्य को पागल कर देता है। असंतोष, तृष्णा व ईर्ष्या से मनुष्य सदा के लिए बेकार हो जाता है। तो एक प्रश्न यहाँ है कि मनुष्य सदा के लिए बेकार किसके कारण से हो जाता है? असंतोष के कारण, तृष्णा इच्छा होती है, ईर्ष्या दूसरे को देख करके, दूसरे की प्रगति को देख करके जलने का भाव होता है, उसको ईर्ष्या कहते हैं। लेखक का दूसरा मित्र दोपहर से पहले बाजार गया तथा शाम को खाली हाथ वापस आ गया। पूछने पर बताया कि बाजार में सब कुछ लेने योग्य था, परंतु कुछ भी न ले पाया। एक वस्तु लेने का मतलब दूसरी को छोड़ देना। मगर अपनी चाह का पता नहीं तो सब और ही हमें घेर लेती हैं। ऐसे में कोई परिणाम नहीं होता। बाजार में रूप का जादू है। यह तभी असर करता है जब जेब भरी हो तथा मन खाली हो। ये भी एक प्रश्न का उत्तर है कि बाजार हम पर कब असर करता है? जब जेब भरी हुई होती है और मन खाली होता है, तो बाजार का प्रभाव, बाजार का जादू हम पर चलता है। इसलिए कभी भी खाली मन से बाजार नहीं जाना चाहिए। यदि हम खाली मन का मतलब होता है बिना सोचे समझे कि हमें बाजार से क्या लाना है, बिना योजना के यदि हम बाजार में जाएंगे तो हम ऐसी वस्तुएं खरीद कर ले आएंगे जिनकी ज़रूरत ही नहीं होती है। तो बाजार का जादू कब चलता है व्यक्ति पर? इसका उत्तर ये होगा, जेब
खाली होने पर बाजार में रूप का जादू है, ये तभी असर करता है जब जेब भरी हो तथा मन खाली हो। ये मन व जेब के खाली होने पर भी असर करता है। खाली मन बाजार की चीज़ें निमंत्रण देती हैं, सब चीज़ें खरीदने का मन करता है। जब हम खाली मन से बाजार जाते हैं तो हमारा मन हर चीज़ को खरीदने के लिए करता है कि क्या खरीदें क्या छोड़ें। इसलिए खाली मन कभी हो तो बाजार नहीं जाना चाहिए। जादू उतरते ही फैंसी चीज़ें आराम नहीं खलल डालने प्रतीत होती हैं। यानी जो फैंसी चीज़ें, चलन की चीज़ें होती हैं, वो हमें आनंद नहीं डालती, हमारे आनंद में खलल डालती हैं। उसके स्वाभिमान व अभिमान बढ़ता है, इससे स्वाभिमान व अभिमान बढ़ता है। जादू से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि बाजार जाते समय मन खाली न हो। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। बाजार जाएं तब कभी भी मन खाली नहीं होना चाहिए। मन खाली होने का मतलब है बिना योजना के कभी बाजार नहीं जाना चाहिए। यदि हम खाली मन से बाजार जाएंगे तो हम आवश्यकता के सामान की जगह अनावश्यक वस्तुओं को खरीद करके ले आएंगे। मन में लक्ष्य हो तो बाजार आनंद देता है। बाजार आनंद कब देता है? जब मन में लक्ष्य होता है तो बाजार आनंद देता है। वह आपके कृतार्थ होगा। बाजार की असली कृतार्थता आवश्यकता के समय काम आना है। यानी बाजार का सही उपयोग क्या है? ज़रूरत के समय काम आना ही उसकी कृतार्थता है, उसकी उपयोगिता है। मन खाली रखने का मतलब मन बंद होना नहीं, शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है। मन खाली होने का मतलब बिल्कुल शून्य होना नहीं है, क्योंकि शून्य होने का अधिकार केवल परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। मनुष्य अपूर्ण है, मनुष्य इच्छाओं का विरोध नहीं कर सकता। वह लोभ को जीतता नहीं, बल्कि लोभ की जीत होती है। यानी आदमी और परमात्मा में अंतर यही होता है कि आदमी या मनुष्य जो होता है वो लोभ पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता। हमेशा लोभ का भाव ही व्यक्ति को जीतता है। मन को बलात् का मतलब होता है जबरदस्ती, जबरन। मन को बलात् बंद करना हठ योग है। वास्तव में मनुष्य को अपनी अपूर्णता स्वीकार कर लेनी चाहिए। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः मन की भी सुननी चाहिए, क्योंकि वह भी उद्देश्यपूर्ण है। मन मानेपन की छूट नहीं होनी चाहिए। मन की बात सुननी चाहिए, पर मन मानेपन की भी छूट नहीं होनी चाहिए। लेखक के पड़ोस में भगत जी रहते हैं। अब तक दो उदाहरण दिए कि एक तो जो अपनी पत्नी के साथ में गए हैं लेखक के एक मित्र, जो बहुत सारे वस्तुएं खरीद करके ले आए हैं, वो पैसा जब तक ख़त्म नहीं हुआ खरीदते ही चले गए, तो वो परचेजिंग पावर है, पैसे की गर्मी है। दूसरा ऐसा व्यक्ति है कि पूरे दिन भर बाजार में घूमने के बाद में भी कुछ नहीं खरीद पाए। इसका मतलब उनके मन में कुछ खरीदने का लक्ष्य ही नहीं था। अब तीसरे व्यक्ति के बारे में लेखक कह रहे हैं कि उनके पड़ोस में एक भगत जी रहते थे। वे लंबे समय से चूरण बेच रहे थे। चूरण उनका सरनाम था। सरनाम का मतलब तो बहुत फेमस था, बहुत प्रसिद्ध था। वे प्रतिदिन 6 आने के पैसे से अधिक नहीं कमाते थे। 6 आने का मतलब होता है कि 1 रुपया में 16 आना होता है। 1 रुपये में 16 आना होते हैं, तो 6 आने का मतलब 6 से ही 1/4 यानी 6.25 पैसे का 1 आना होता है। तो 6.25 को 6 से गुना करने पर 40 पैसे के आसपास हो गए। उस 70 साल पहले 6 आने का बहुत महत्व था। 6 आने पैसे से अधिक नहीं कमाते थे। वे अपना चूरण थोक व्यापारी को नहीं देते थे और न ही पेशगी ऑर्डर लेते थे। 6 आने पूरे होने पर वे बचा चूरण बच्चों को मुफ्त बांट देते थे। वे सदा स्वस्थ रहते थे। यानी 6 आने का चूरण
खरीद वो चूरन की गोलियां बनाते, 6 आने की बिक्री होने के बाद में बचे हुए चूरन को वो बच्चों में मुफ्त ही बांट देते थे। न कभी थोक में बेचते थे और न कभी पैसगी लेते थे। पैसे का मतलब होता है एडवांस लेना। और वो हमेशा स्वस्थ रहते थे और पैसे ज़्यादा कमाने की उस व्यक्ति की चाह भी नहीं थी। चाह क्यों नहीं थी? क्योंकि उस भगत जी का अपने मन पर नियंत्रण था और मन पर काबू पा लेना व्यक्ति की जीवन की सबसे बड़ी जीत होती है। और जिस व्यक्ति का मन के ऊपर नियंत्रण नहीं होता है, काबू नहीं होता है, तो बड़ी से बड़ी शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी वह व्यक्ति अशिक्षित ही रहता है इस क्षेत्र में। उन पर बाजार का जादू नहीं चलता, भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उन पर अपने मन पर नियंत्रण है भगत जी का। उन पर बाजार का जादू नहीं चल सकता था। वे निरक्षर थे। निरक्षर का मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, बड़ी बड़ी बातें जानते नहीं थे। उनका मन अडिग रहता था। अडिग का मतलब होता है वो डिगता नहीं था मन। किसी देश किसी भी चीज़ को देख करके उनका मन लालच में नहीं आता था, अडिग रहता था। पैसा भीख मांगता है कि मुझे लो। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व से बिलखता ही छोड़ देता है। पैसे में व्यंग्य शक्ति होती है, यानी पैसे जो होते हैं उसमें व्यंग्य शक्ति होती है, मगर पैसे की शक्ति हर व्यक्ति को जीत लेती है। मगर भगत जी को पैसे की शक्ति प्राप्त नहीं कर पाई। पैदल व्यक्ति के पास से धूल उड़ाती मोटर चली जाए तो व्यक्ति परेशान हो उठता है। कोई व्यक्ति पैदल जाता है और कोई उसके पास से कोई अच्छी सी गाड़ी धूल उड़ाती हुई चली जाती है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है उस गाड़ी वाले को देखकर, गाड़ी को देख करके, और सोचता है काश मेरे पास में भी ऐसी गाड़ी होती, या मेरा जन्म भी ऐसे परिवार में होता, ऐसे माँ बाप के होता जिनके इतनी अच्छी गाड़ी होती, मैं भी इस गाड़ी में घूमता। तो गाड़ी का मतलब पैसा है, तो पैसे में व्यंग्य शक्ति होती है। वह अपने जन्म तक को कोस लेता है ऐसा व्यक्ति, परंतु वह व्यंग्य चूर्ण वाले व्यक्ति पर कोई असर नहीं करता। लेखक ऐसे बल के विषय में कहता है कि यह कुछ अपर जाति का तत्व है। कुछ लोग उसे आत्मिक, धार्मिक व नैतिक कहते हैं। यानी ये जो बल है, जो ये ताकत है नियंत्रण की अपने आप के ऊपर, वो एक अलग ही जाति का तत्व है जो आत्मिक, धार्मिक व नैतिक लोग कहते हैं। लेखक का कहना है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृशा है, यानी चाह है, यानी जहाँ पर तृष्णा का मतलब होता है इच्छा है, वहाँ पर इकट्ठा करने की चाहत होती है। वहाँ उस बल का बीज नहीं है। संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। यानी जो संचय माने इकट्ठा करने की, हर चीज़ को, धन माल वैभव को जीवन में इकट्ठा करने की चाहत होती है और हर चीज़ को पाने की लोग व्यक्ति में तो तृष्णा होती है, चाहत होती है, तो ऐसा व्यक्ति सबल नहीं होता है, वह निर्बल होता है। वो व्यक्ति की निर्बलता जाहिर होती है, उससे प्रमाणित होती है। वह मनुष्य पर, धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। यानी जहाँ पर ज़्यादा चाह होती है, ज़्यादा संचय करने की इच्छा होती है, वहाँ पर मनुष्य के ऊपर धन की जीत होती है। मनुष्य धन से हार जाता है। एक दिन बाजार के चौक में भगत जी व लेखक की राम सामा हुई। यानी आपस में भगत जी और लेखक दोनों मिले। उनकी आंखें खुली थी, वे सबसे मिलकर बात करते हुए जा रहे थे, लेकिन वे भौचक्के नहीं थे। भौचक्के का मतलब होता है कि तड़क भड़क को देख करके अचंभित हो जाना, बाजारूपन को देख करके, वहाँ की रौनक को देख करके, जो हम हर तरफ अपनी आंखें घुमा घुमा करके देखते हैं, ऐसा असर भगत जी पर बाजार का नहीं था। लेखक से वो मिले और ना ही किसी प्रकार का लाचार थे। भांति भांति की बढ़िया माल से चौक भरा था, किंतु उनको मात्र अपनी ज़रूरत की चीज़ से मतलब था। वे रास्ते में फैंसी स्टोर को छोड़ करके पंसारी की दुकान से अपने काम की चीज़ें लेकर चल पड़ते हैं। वो भगत जी सीधे बाज़ार में जाते और उनका काम होता था पंसारी की दुकान पर जाना। पंसारी की दुकान जहाँ पर
सूखे सामान मिलते हैं, मसाले मिलते हैं, आयुर्वेदिक की सारी दवाइयाँ मिलती हैं, जैसे लौंग है, इलायची है और घरेलू जितने भी हम मसाले होते हैं वो सारे पंसारी की दुकान पर हमें मिल जाते हैं। तो वहीं पंसारी की दुकान पे से वो सामग्री खरीदते थे, उसी सामग्री से वह चूरन लेते की गोलियां बनाते थे, अपने काम की चीज़ें लेकर चल पड़ते हैं। अब उन्हें बाजार सुनने लगता है, फिर चांदनी बिछी दहकती हो या बाजार के आकर्षण बुलाते रहें, वे उनका कल्याण ही चाहते हैं। यानी चाहे बाजार कितनी भी चांदनी से आकर्षण से उनको बुलाएं, बाजार का असर भगत जी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं था। लेखक का मानना है कि बाजार को सार्थकता वह मनुष्य देता है जो अपनी ज़रूरत को पहचानता है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसको याद करें। प्रश्न का उत्तर भी है कि ये प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि बाजार को सार्थकता कौन प्रदान करता है, या बाजार की सार्थकता क्या है। तो लेखक का मानना है कि बाजार को सार्थकता वह मनुष्य देता है जो अपनी ज़रूरत को पहचानता है। तो केवल परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को व्यंग्य दे जाते हैं, वे न तो बाजार से लाभ उठा सकते हैं और न उसे बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। यानी जो केवल पैसे की ताकत से, परचेजिंग पावर का मतलब पैसे की ताकत से चीज़ें खरीदने हुए जब बाजार में जाते हैं तो न तो वो बाजार का भला करते हैं और न ही बाजार उन व्यक्तियों का भला करता है। ऐसे व्यक्ति जो परचेजिंग पावर, पैसे की ताकत, पैसे की गर्मी वाले बाजार जाते हैं तो ऐसे तड़क भड़क के कारण से, बाजार के आकर्षण के कारण से अनावश्यक वस्तुओं को खरीद करके ले आते हैं और वे लोग, इस प्रकार के लोग ही बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। तो एक प्रश्न का उत्तर यहाँ से भी है कि बाजार का बाजारूपन से क्या तात्पर्य है, या किस प्रकार के लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। तो परचेजिंग पावर वाले व्यक्ति जो अनावश्यक सामान को अपने खरीद करके ले आते हैं पैसे के कारण से, ऐसे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। वे कपट को बढ़ाते हैं जिससे श्रद्धा घटता है, सद्भाव नष्ट होने से ग्राहक और बेचक रह जाते हैं, वे एक दूसरे को ठगने की घात में रहते हैं। यानी ग्राहक और दुकानदार एक दूसरे को ठगने के घात में रहते हैं, एक दूसरे के ठगने की फिराक में होते हैं। ऐसे बाजार में बाजार नहीं, शोषण होता है, कपट सफल हो जाता है तथा बाजार मानवता के लिए विडंबना है। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो इसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है। औंधा का ना उल्टा है, विपरीत है। वह मायावी शास्त्र है, ये अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। तो इस प्रकार से इस निबंध में लेखक ने हमें ये बताया है कि बाजार क्या है, बाजार की सार्थकता किसमें है, बाजार का बाजारूपन क्या है, परचेजिंग पावर क्या होता है। तो बाजार हमें खाली मन क्यों नहीं जाना चाहिए, खाली मन जाएंगे तो बाजार से हमें कौन सा नुकसान होगा, कौन सा फ़ायदा होगा, और बाजार जाते समय कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो और मन पर नियंत्रण नहीं होने से क्या नुकसान होता है, छोटी छोटी बातें इस सार में बता दी गई हैं। कठिन शब्द हैं, इनके शब्दार्थ यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है और ये निबंध बोर्ड में विगत 5 सालों में ये 4 बार इस पाठ से या तो गद्यांश आया है या इसमें से प्रश्न उत्तर आए। तो अगले भाग में इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।